अभी तक जो भारत की बात हो रही थी, मतलब अभी तो केसेस एक ही मिला है, इससे पहले भी और भी केसेस मिले थे। हालांकि कोई इतना हार्म नहीं किया है, लेकिन डर तो है। हर वायरस में एक पोटेंशियल है कि वो एपिडेमिक पैंडेमिक आउटब्रेक कर सकता है। ऑर्थोपॉक्स एक जीनस है या फैमिली है, उससे एक मान आया है। और पॉक्स वायरस जैसे स्मॉल पॉक्स होता था पहले या चिकन पॉक्स है, तो ये एक सेम फैमिली मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो साधारण वायरल इलनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको बुखार बहुत तेज आएगा, 104-105 डिग्री आएगा। और नॉर्मली जो इनका बुखार आता है वो 1 से 2 हफ्ते के बाद आता है। कई सारे देशों में फैल चुका है, मतलब आधे ग्लोब से ज़्यादा फैल चुका है। तो इसका मतलब हम सबको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला सबसे खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स ने भारत में दस्तक दे दिया है। भारत में इसका पहला केस भी मिला है। जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, WHO ने 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो ये मंकी पॉक्स है क्या, ये कहाँ से आया, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जी हैं। सर, आपका दैनिक जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लग रहा है जो ये मंकी पॉक्स, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद ये काफ़ी खतरनाक है पूरे विश्व भर में, लेकिन भारत की नज़र से देखें तो अभी तक उतना कुछ खतरा नज़र नहीं आया। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं इस डिजीज़ को? देखिए ब्रज जी, जब हम बात करते हैं मंकी पॉक्स की, तो जैसा खतरा हम लोग बात कर रहे हैं, डराने की बात नहीं है इसमें, ठीक है, घबराने की बात नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा। और भारतवर्ष में हम लोग ऑलरेडी जब कोविड से निपट चुके हैं, तो मंकी पॉक्स के सामने कुछ भी नहीं है। बट डेफिनेटली हम लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज WHO ने भी बोला है, ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। और साथ में इसके अंदर पोटेंशियल है, किसी भी वायरस के अंदर पोटेंशियल होता है, वो एपिडेमिक या पैंडेमिक क्रिएट कर सकता है अगर उसके अंदर कोई बड़ी म्यूटेशन हो जाए। जैसे कोविड वायरस था जो पहली बार वेव में आया था, तो बहुत हल्का था। फर्स्ट लॉकडाउन में आपको पता लगा कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। बट जब अगले साल जब आया वो जो दूसरे स्ट्रेन्स आए उसके, तो वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो मारक क्षमता में बहुत ज़्यादा तेज थे, तीव्र थे। उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई, तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति आ गई थी, त्राहिमाम वाली स्थिति आ गई थी। तो किसी भी वायरस को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए जिसके अंदर पोटेंशियल है स्प्रेड होने का और सीरियस बीमारी या कॉम्प्लिकेशन पैदा करने का है। इसका कनेक्शन कहाँ से, मतलब ये आया कहाँ से, मतलब ये जी, तो इसको बात करते हैं तो मंकी पॉक्स की, तो ये ऑर्थोपॉक्स एक जीनस है या फैमिली है, उससे एक मान आया है। और पॉक्स वायरस जैसे स्मॉल पॉक्स होता था पहले या चिकन पॉक्स है, तो ये एक सेम फैमिली मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और जो पहली बार 1958 में अफ्रीका में मिला था, ये वेस्ट अफ्रीका में, मतलब पश्चिमी अफ्रीका में मिला था। और खाली बंदरों में नहीं, पहली बार जब बंदर मिला तो इसलिए लगा कि शायद बंदरों में ही पाया जाता है, तो इसका नाम मंकी पॉक्स रख गया। बिकॉज अब इसका नाम हो गया एम पॉक्स चेंज हो गया है। बंदरों के अलावा या दूसरे रोडेंट्स हैं, जैसे चूहे हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, और अन्य जानवरों में भी मिल सकता है, स्पेशली जो जंगल के जानवर होते हैं उनमें मिल सकता है। और नॉर्मली ये वेस्ट अफ्रीका में और जो मिडिल अफ्रीका है, जो मध्य अफ्रीका है, वहाँ पाया जाता है। तो उसी के आसपास फैलाता है और वहाँ नॉर्मली रेगुलर से केसेस रहते ही हैं। बट अभी सडनली क्या हुआ है कि वहाँ से केसेस निकल के दूसरे कंट्रीज़ में जाने लग गए और रफली 120-125 कंट्रीज़ में इसके केसेस जा चुके हैं। जैसा आपने बताया कि अभी तक भारत इससे अछूता था, भारत में केसेस नहीं थे और डरने की बात नहीं थी, बिकॉज अब सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो एयर ट्रेवल हो, चाहे वो सी ट्रेवल हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन की वजह से पेशेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो हमारे यहाँ फैलने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर एक पोटेंशियल हो गया है कि अब ये पूरे कई सारे देशों में फैल चुका है, मतलब आधे ग्लोब से ज़्यादा फैल चुका है। तो इसका मतलब हम सबको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सारी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सरकार को बिल्कुल स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग जो होनी चाहिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सतर्क रहने के लिए और उनको आइसोलेट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं उसके बेस पे। तो मुझे लगता है कि इस समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर ऐसे केसेस बहुत सारे आ गए, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, तो अगर हमारे यहाँ कोई केसेस आते हैं तो बढ़ने की संभावना, नंबर्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज हमारा जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में भी पूरी दुनिया से बहुत सारी फ़्लाइट्स आती हैं और जहाँ जहाँ से फ़्लाइट्स आ रही हैं वहाँ बहुत सारे देशों में ऑलरेडी ये फैल चुका है, स्टार्ट हो चुके हैं वहाँ केसेस। तो ये मुझे
मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अच्छा, इसमें भी वैरायटीज है कि अलग अलग जो कैटेगरी डिवाइस है, मतलब डिवाइडेड है, या एक ही कैटेगरी के सब? नहीं, नॉर्मली जो कॉमन 2 स्ट्रेन्स होते हैं सबके वायरसेस के, इसके भी 2 स्ट्रेन्स हैं। एक होता है पश्चिमी अफ्रीका वाला स्ट्रेन है जिसको वेस्टर्न स्ट्रेन बोलते हैं, एक है मिडिल अफ्रीका वाला जिसको मिडिल स्ट्रेन बोलते हैं। जो पश्चिमी अफ्रीका वाला जो स्ट्रेन है वो नॉर्मली हल्का स्ट्रेन है जिससे बहुत सीरियस बीमारी या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, और वो नॉर्मली मरीज जिसको होता भी है तो 1 से 2 हफ्ते में जो ट्रीट सिम्टम्स आते हैं उसके बाद नॉर्मली विदाउट कॉम्प्लिकेशन के उसकी ठीक हो जाता है वो। जो मिडिल अफ्रीका वाला भी स्ट्रेन है वो थोड़ा सीरियस स्ट्रेन है, उसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना और कभी कभी मृत्यु की संभावना हो सकती है। तो 2 स्ट्रेन्स हैं इस समय। अब हमें देखना होगा कि जो हमारे यहाँ केसेस आए, जो हमने सस्पेक्टेड केस जो देखा है उसके अंदर कौन सा स्ट्रेन है। अगर मिडिल वाला है तो हमें थोड़ा और ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम साथ बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन पे तो जो स्ट्रेन्स आए इनको आइसोलेट करके इंडिया में ही, चाहे जैसे हमने कोविड के टाइम पे किया था, हमने कोविड वायरस को आइसोलेट किया था अपनी लैब के अंदर और उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप कर ली थी खुद। इसके अंदर वैक्सीन, स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं हुई, इंडिया में तो है ही नहीं बिल्कुल। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो इसके अंदर पार्सली कारगर है, मतलब कुछ हद तक बिकॉज सेम फैमिली के हैं, बट फुल्ली कारगर वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस समय विश्व को बहुत फास्ट, जैसे हमने कोविड के लिए वैक्सीन डेवलप की थी, ऐसे ही मंकी पॉक्स या एम पॉक्स के लिए भी हमें वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए जो स्पेसिफिक स्ट्रेन है स्पेशली उनके लिए। वैसे इसके लक्षण क्या, सिम्टम्स क्या क्या है? मतलब एक पूरा, मतलब अगर किसी को हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब पता कैसे चलेगा कि उसे इसके लक्षण आ रहे हैं जो मंकी पॉक्स के हैं? तो मंकी पॉक्स के लक्षण जैसे सिमिलर जो कोई वायरल इलनेस होती है उसी की तरह होते हैं। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि एम पॉक्स या मंकी पॉक्स है। जो साधारण वायरल इलनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको बुखार बहुत तेज आएगा, 104-105 डिग्री आएगा, और नॉर्मली जो इनका बुखार आता है वो 1 से 2 हफ्ते के बाद आता है इन्फेक्शन के। मतलब जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 7 से लेकर 14 दिन तक है कि अगर आज मुझे वायरस ने इन्फेक्ट किया तो 7 दिन बाद मेरा बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, 4-5 दिन तक बुखार रहेगा। उसके बाद बॉडी में रैशेस निकलने शुरू हो जाते हैं जो बिल्कुल इसके लिए स्पेसिफिक हैं। जैसे आपने कई सारे फोटो देखे होंगे, चिकन पॉक्स से भी या मंकी वो से स्मॉल पॉक्स से बड़े बड़े दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी में, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो पूरा फेस पे आ सकते हैं, हाथ पैरों में आ सकते हैं, बॉडी पे, ट्रंक पे, बैक पे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसके जो स्पेसिफिक लक्षणों में आता है वो इसके रैशेस आते हैं, मैक्यूल पैपुल जैसे बन जाते हैं। और दूसरा जो है बॉडी एक होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, सर दर्द बहुत तेज होता है, बैक एक होता है, कुछ लोगों में लूज मोशन वॉमिटिंग हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, मतलब उल्टी दस्त हो सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। और बाकी इसके अलावा एक और स्पेसिफिक इसका बहुत लक्षण है जिससे हम पहचानते हैं क्लिनिकली, जिससे डायग्नोसिस करते हैं। एक तो मैंने बताया आपको कि रैशेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को 4-5 दिन से बुखार आ रहा है और उसने कहीं ट्रैवल किया है, जैसे वेस्ट अफ्रीका में या मिडिल अफ्रीका में या ऐसे देश से आया जहाँ पे ऑलरेडी उस शहर में मंकी पॉक्स फैला हुआ है, या कोई हेल्थ केयर वर्कर है जो इस तरह के मरीज को ट्रीट कर रहा है, या ऐसे जंगलों में रह रहा है जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस हैं। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है और साथ में 4-5 दिन से तेज बुखार आ रहा है और बॉडी में स्पेसिफिक रैशेस आ रहे हैं और जॉइंट पेन है, बॉडी एक है, मसल एक है, मतलब मांसपेशियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वीकनेस है, कमजोरी है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, और साथ में लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड क्या होता है? जो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो हमारी गांठें होती हैं लिम्फ्स की, जो क्या करती हैं, जो इम्यूनिटी सेल्स बनाती हैं, टी सेल्स, बी सेल्स जिनको बोलते हैं, बी सेल्स बनाते हैं, ठीक है, उनसे एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जो बीमारियों को से बचाती हैं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है 4-5 दिन, जब बायरीमिया होता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैलता है, तो बायरीमिया मतलब कि जो वायरस है वो रेप्लिकेट होता है, मतलब मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस ऑफ कॉपी बनती हैं उसकी। जब मिलियंस ऑफ कॉपी बनती है तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना वो एकदम जाग जाता है। उसमें जो लिम्फ नोड है वो भी एक डिफेंस सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब जागता है तो वहाँ से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इनको मारने के लिए, वायरस को, तो लिम्फ नोड की साइज जो भी बढ़ जाता है। नॉर्मली हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, हमारे यहाँ पे हर जगह कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे होती हैं, पीछे होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंगुइनल एरिया में होती हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं बॉडी में जहाँ पे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं। नॉर्मली वो पैल्पेट नहीं होती, मतलब आप उनको फील नहीं कर सकते हो, बट जैसे ही वो ऐसा कोई इन्फेक्शन होता है, कोई और भी इन्फेक्शन होता है, उसमें फूल जाती हैं। बट एम पॉक्स में देखा गया कि ग्लैंड्स सूज के खूब बड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ पे ग्लैंड बढ़ जाएंगी, यहाँ पे बढ़ जाएंगी, आपके यहाँ पे गांठ बढ़ जाएगी, यहाँ पे। तो अगर किसी को बुखार है, दाने हैं स्पेसिफिक जैसा मैंने बताया, और साथ में ग्लैंड्स उसकी बड़ी हुई हैं, तो क्लिनिकली वो 80-90% सस्पेक्टेड केस हो गया है एम पॉक्स का। और ये कितने दिन तक रहता है लगभग में?
नॉर्मली जो रैशेस शुरू होते हैं 3-4 दिन बाद शुरू होते हैं, बुखार के 5 दिन बाद, ठीक है। ग्लैंड्स भी 6-7 दिन बाद बढ़ना शुरू होती हैं और 1-2 हफ्ते तक पूरा अच्छे से बड़े बड़े फूल जाते हैं और धीरे धीरे अगले 1 से 2 हफ्ते में पूरा डिसअपीयर हो जाते हैं। बट जब तक ये रैशेस रहते हैं तब तक व्यक्ति जो है पूरा इन्फेक्टेड रहता है, मतलब वो किसी को भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। और जान को कितना खतरा है मतलब इससे? जान को तो बहुत खतरा नहीं है नॉर्मली, जब तक कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हजार्डस नहीं है, बहुत ज़्यादा बैरुलेंट स्ट्रेन नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र स्ट्रेन नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी मारक क्षमता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, किसी व्यक्ति को बुखार आएगा, रैशेस आएंगे, लिम्फ नोड बढ़ेंगे, सिम्टम्स आएंगे, वो अगले 1 से 2 हफ्ते में सारे रैशेस डिसअपीयर हो जाएंगे और बिना किसी सिक्वेली के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के नॉर्मली क्या होता है, क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। बट कुछ केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई छोटा बच्चा जिसकी इम्यूनिटी कम है, कोई ऐसा मरीज है जिसको अस्थमा है, COPD है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर में है या किडनी फेलियर में है या डायलिसिस पे है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, जिसको स्टेरॉइड चलना है, कैंसर पेशेंट्स है, HIV से ग्रसित है या कोई और बीमारी, ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर्स हैं या कोई दूसरे कैंसर जिसमें इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है या कोई सीनियर सिटीजन है जो 65 साल से 70 साल ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केसेस में जो मृत्यु का दर बढ़ सकती है, कॉम्प्लिकेशन की संभावना बढ़ सकती है, उस केसेस में निमोनिया हो सकता है, ठीक है, या इनकेफेलाइटिस हो सकते हैं, तो बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जो स्पेसिफिक जो लोग हैं, जो प्रोन है, जो हमारे मॉर्बिड लोग हैं, कोमॉर्बिड जिनको बोलते हैं, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपने बताया जैसे कि अफ्रीका से ये मंकी पॉक्स मतलब वहाँ से निकला ये पूरा वायरल, तो पहले बंदरों में ट्रांजिट हुआ, फिर वो ह्यूमन में कैसे आ गया, मतलब मानव में तक, हम लोग तक? ये बड़ा अच्छा सवाल है ब्रिज जी। तो होता क्या, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप समझना चाह रहे हो कि कैसे फैलता है। एग्जैक्टली। तो जानवरों में ऐसे, जब जानवर वहाँ पे होते हैं जंगलों में या कहीं पे होते हैं, जब ह्यूमन बींग उनके कांटेक्ट में आते हैं, या तो उनकी सलाइवा के, उनके फेसेस में, या उनके स्किन लीजन से, या उनके साथ शिकार कर रहे हैं, या फॉरेस्ट के लोग हैं जो उनको वहाँ देख रहे हैं, तो जब उनके कांटेक्ट में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, स्किन टू स्किन टच होता है या उनका फ्लूइड टच हो जाता है, तो उससे फैलता है। अच्छा, स्किन टच से भी फैल रही है? स्किन टच से ही फैलता है मैक्सिमम टाइम। तो फैलने के 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जैसे मुझे अगर हो गया, आपको कैसे हो सकता है, अगर आप मेरे केयर गिवर हैं, आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं, या हेल्थ केयर वर्कर है कोई जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो मेरे, तो जो मेरे बॉडी फ्लूइड्स हैं, सलाइवा है, यूरिन है, स्टूल है, सीमेन है, ब्लड है, उसके सैम्पलिंग के टाइम पे हेल्थ केयर वर्कर को ट्रांसमिट हो सकता है, जो नर्स है, डॉक्टर है उसको, या जो फैमिली मेम्बर साथ में रह रहा है उसको ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा तरीका, जो जानवर जो इन्फेक्टेड है वो अगर मेरे कॉन्टैक्ट में आता है, हेल्दी पेशेंट के किसी को आता है, तो वो जानवर भी ट्रांसमिट कर सकता है। बहुत रेयर केसेस में तो नहीं, बट हाँ कॉमन के, थोड़ा सा कॉमन है कि अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है। नॉर्मली कोविड में क्या था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, मतलब खांसते छींकने से भी बहुत तेज़ी से फैलता था। जैसे हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा हूँ तो इतने बोलने में भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बाहर निकल रहे, इसमें वायरस बाहर आता था और आपको इन्फेक्शन हो जाता था। बट इसमें थोड़ा सा कम है, बट इसमें भी चांसेस हैं कि अगर मैं बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में हूँ, जैसे मैं अगर और आपके पास आ जाऊँ, जब मैं बोलूँगा तो मेरे जो सलाइवा से जो बहुत सारी ड्रॉपलेट्स निकल के आपके पास जाएंगी, आप इसको इनहेल कर सकते हो, तो आपको भी स्मॉल पॉक्स हो सकता है। There is a possibility of air transmission also, but that is not very common. But it is in very close contact में हो सकता है। तो अगर close contact से हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, आपके बॉडी फ्लूइड से हो सकता है। मतलब फिजिकल रिलेशन में भी अगर है तो इस चीज़ को भी, तो सलाइवा है, सीमन है, ब्लड है, स्पिटिंग है, ठीक है, स्पूटम है, इन सबसे फैल सकता है जी। अभी तक जो भारत की बात हो रही थी, मतलब अभी तो केसेस एक ही मिला है, इससे पहले भी और भी केसेस मिले थे, हालांकि कोई इतना हार्म नहीं किया है, लेकिन डर तो है। हाँ, डर, मैंने फिर बोला ना, हर वायरस में एक पोटेंशियल है कि वो एपिडेमिक, पैंडेमिक, आउटब्रेक कर सकता है। आउटब्रेक होता है मतलब लोकलाइज एरिया में फैलना, एपिडेमिक होता है एक बहुत बड़े रीजनल में फैल जाना, देश के अंदर, स्टेट के अंदर फैल जाना, ठीक है। पैंडेमिक मतलब कई सारे देशों में फैल जाना। तो हर वायरस के अंदर एक पोटेंशियल होता है। तो मंकी पॉक्स भी एक सीरियस वायरस है, ठीक है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, ये कोविड की तरह बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है। जैसे कोविड का जो सेकेंडरी अटैक रेट था, मतलब इन्फेक्शन रेट था, वो 80 से 90% था। जैसे चिकन पॉक्स का भी ऐसा ही होता है, बट इसका जो सेकेंडरी अटैक रेट थोड़ा कम है उससे, बट डेफिनेटली पोटेंशियल है। प्लस अगर वायरस जब भी मल्टीप्लाई करेगा, जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, जितने देशों में ज़्यादा आ जाएगा, उतने चांसेस म्यूटेशन के बढ़ जाते हैं। और जब भी म्यूटेशन होती है तो म्यूटेशन 2 तरह की हो सकती है, या तो खतरनाक हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। अगर जैसे हमारे केसेस में जो एक स्ट्रेन कोविड का डेवलप हुआ था, वेस्टर्न जो हमारा बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, वहाँ पे वो आया था बंगाली, जिसको हमने नाम भी दिया था, फिर बाद में हटाया गया था उस नाम को। वो बड़ा खतरनाक स्ट्रेन डेवलप हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में डेथ हुई है।
तो अगर वो म्यूटेशन बहुत खतरनाक हो जाता है जिससे वायरुलेंस बढ़ जाती है, मतलब मारक क्षमता वायरस की बढ़ जाती है, तो ये एमपॉक्स भी बहुत हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर वो म्यूटेशन ऐसी होती है कि जिससे वो मारक क्षमता कम हो जाती है तो हो सकता है कम हो जाए, बट नॉर्मली जब म्यूटेशन बहुत सारे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो विरुलेंस स्ट्रेन है वो बढ़ जाती है, मतलब विरुलेंस स्ट्रेन ऐसा जिसकी मारक क्षमता हाई है। तो इसीलिए हमें फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मीडिया के लोगों को अवेयरनेस एजुकेशन करना चाहिए, सरकार को अपनी गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आप सबको जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह की एजुकेशन अवेयरनेस करनी चाहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जितनी जो हमारी जो इन हाउस लोग आ रहे हैं भारतवर्ष में, बाहर से जो देशों से आ रहे हैं लोग, जहाँ फैला हुआ है, वहाँ के लोगों की स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मतलब उनकी क्लिनिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए और टेस्ट की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि अगर किसी को सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं उनको तुरंत क्वारंटाइन करके ब्लड टेस्ट कराओ, उसके सैंपल टेस्ट कराओ, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको वहीं पे रख लो। हर एयरपोर्ट पे, हर जो हमारा बंदरगाह है उस पर ये सब चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए, सो दैट कि जितने केसेस को हम लिमिट कर सकते हैं उतना अच्छा हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस बीमारी से। सर एक दो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें अनसेफ सेक्स का जिक्र किया गया, तो मैं यही चीज़ समझूंगा कि अनसेफ सेक्स की वजह से भी एमपॉक्स के केसेस बढ़ सकते हैं। मैंने ब्रिज बताया आपको, अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड में क्या कहता है, ब्लड आता है, सलाइवा आती है और स्पुटम आता है और सीमेन आता है। तो अगर लॉन्ग किस भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सेक्स तो बात की बात है, अगर किस भी कर रहे हैं, डीप किस कर रहे हो आप, और किसी को, एक व्यक्ति को उसमें एमपॉक्स फैला हुआ है तो वो दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है। सेक्स में तो सीमेन ट्रांसफर होगा तो उसमें तो चांसेस पूरे हैं, ठीक है। बॉडी फ्लूइड में कोई भी, एवं जो नर्सिंग स्टाफ है, अगर वो कोई प्रोसीजर कर रहा है बॉडी में, उससे ब्लड ही निकाल रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उससे भी फैल सकता है। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशंस, जिसको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वो रखने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या घर में कोई ऐसा मेंबर जिसको हो जाता है एमपॉक्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशन, मतलब मास्क लगाना होगा, गॉगल्स पहनने होंगे, ग्लव्स पहनने होंगे, एप्रन पहनना होगा पूरा, और हर तरह से अपने आप को बचाना होगा डायरेक्ट कांटेक्ट में उससे हो। अच्छा, इसका कोई वैक्सीन ऐसा कुछ आया है अब तक? वैक्सीन मैंने बताया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप्ड वैक्सीन है, बट हमारे देश में नहीं है, बिकॉज हम लोग एरेडिकेट कर चुके हैं, मतलब जड़ से उखाड़ चुके हैं स्मॉल पॉक्स को। बहुत सारे देशों में ऑलरेडी वो नहीं है, तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुनिया में नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लोग लगा भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं एक नया वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत है, बिकॉज स्मॉल पॉक्स का मंकी पॉक्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हो सकता है उसकी 40-50% उसकी एफिकेसी के अगेंस्ट हो, बट अगर हमें ऐसा वैक्सीन चाहिए, अच्छा वैक्सीन कब होता है, जब 70-80% उसकी एफिकेसी होती है, ठीक है, 2 डोज या 3 डोज के बाद एटलीस्ट 70% एफिकेसी, 80% एफिकेसी होनी चाहिए। आइडली जो लाइव वैक्सीन होते हैं, जो जैसे चिकन पॉक्स वैक्सीन, उसकी 90% एफिकेसी है। तो अगर 80-90% एफिकेसी चाहिए हमें, तो जो 2 स्ट्रेन मैंने बताएं, जो जहाँ भी जिस देश में फैला हुआ है, उस स्ट्रेन को हमें आइसोलेट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करनी चाहिए। 6-8 महीने 9 महीने भी लगते हैं, जो बिकॉज अब थोड़ा फास्ट प्रोसेस हो चुकी है, हम सबको पता है, आफ्टर कोविड तो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ऑलरेडी ये वायरस आइसोलेट हो चुके हैं, इनको आइसोलेट करने की अलग से भी नई प्रोसेस नहीं करनी है। तो वैक्सीन डेवलप करके स्पेसिफिक स्ट्रेन के अगेंस्ट उस वैक्सीन को, एटलीस्ट जो एरिया जहाँ प्रोन है, जहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है, जैसे मान लीजिए गलती से अगर इस गांव में हम लोग रहते हैं और इस गांव में एक व्यक्ति आ जाता है और उसको एमपॉक्स है, तो हमें एटलीस्ट इस गांव के सारे लोगों को वैक्सीनेट कर देना चाहिए। तो दैट शुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द एमपॉक्स। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अगर इस चीज़ों से बचना है, मतलब इस वायरस से, तो एक आम इंसान को क्या क्या प्रिकॉशन या चीज़ें देखनी होगी अपने बचाव के लिए? देखिए, मैंने बताया ना, 2 बातें हैं। एक तो है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब खांसी जुकाम बुखार अगर किसी को है तो वो मास्क पहने, ठीक है, हैंड हाइजीन का अच्छा ध्यान रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का अच्छा ध्यान रखें, मतलब खांसते छींकते समय कोनी या रूमाल का इस्तेमाल करें या मास्क लगाए, कोई भी वायरस हो, मतलब ये तो खाली एमपॉक्स की बात नहीं है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन कम हो जाता है। दूसरा, कोई सस्पेक्टेड केस है तो उससे फिजिकल कांटेक्ट करना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना, बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट करना, इन सबसे बचना चाहिए। एजुकेशन ज़रूरी है, बिकॉज अभी फैला नहीं है, अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना, इंगेज करना लोगों को, अच्छा कंटेंट, एडवाइजरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है, WHO क्या एडवाइजरी जारी कर रहा है, आप और हम लोग क्या बता रहे हैं उसको सुनना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। तो अभी से क्या करना चाहिए, ये एमपॉक्स तो अभी नहीं आया इंडिया में, ढंग से फैला नहीं है, बट अगर हमें अपने आप को तैयार करना किसी भी वायरस से बचने के लिए इस तरह के, तो हमें हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोने, आपको 90 सेकेंड या 2 मिनट 3 मिनट जितना अच्छे धो सकते हैं, तो हमें उसके अलावा रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो करना चाहिए और फिजिकल हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसको पालन करना चाहिए। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि एमपॉक्स इतना खतरनाक नहीं है
लेकिन आप अपने बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं सर ने बताया, उसे आप लोग भी फॉलो करें और इस डिजीज़ के बारे में जो वायरल है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं और उन चीज़ों को समझें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपके पास ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं आपके बॉडी पे या आपके परिवार में या घर में किसी को भी, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उसे दिखाएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।